हाउ डू यू डू? अरे दो हाउ डू यू डू बोलो। हाउ डू डू? नहीं, तुम कभी विदेश नहीं आ सकते। ये क्या है? हाँ, ये मुझे नई नौकरी लगी है ना, तो? इस कारण मैंने मिठाई लाई है। मैं मिठाई खाता नहीं। ये अपनी भाभी को खिलाओ, मुझे शराब पिलाओ। वो तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे कलकत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम तो बड़े हो गए। जवा और छोटी बहू को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो तुम। हाँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करो, चाहे देश छोड़ना पड़े करो। पैसा कमाओ जैसे मैं करता हूँ, कुछ भी करो। पियोगे शराब? मैं नहीं पीता। कुछ भी करो करो। मुझे क्या पता नहीं तुम क्या करते हो, मुझे सब पता है। तुमने शादी इसी के लिए की थी ताकि ससुर का सब पैसा अपना खुद का हो। क्या करें, तुम्हारे साथ हम भी बड़े हो गए हैं। मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। एक शादीशुदा अंग्रेजन को मैंने फांस लिया है। फांस लिया है? मतलब? अरे हम साथ हैं अब। साथ हैं? चिल्ला के कहूँ? एक साथ हैं हम। एक साथ? मतलब तुम लोग एक साथ रहोगे? हाँ, शादी भी करेंगे हम। नहीं नहीं, भाभी का क्या होगा? छोड़ देंगे इसे। नहीं, भाभी आ जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ मैं। तुम भाभी को नहीं छोड़ सकते। अरे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता कि मैं भी शादीशुदा हूँ। अंग्रेजों को पता नहीं तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो खुद शादीशुदा है। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? अगर उसके पति को पता चल गया तो? अच्छा है ना? क्या अच्छा है? उनकी शादी टूट जाएगी, तुम मत पियो, और मेरा रिश्ता कायम हो जाएगा, और मैं चले जाऊंगा उसके साथ। छी 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 छी, नन्ही, तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है। छी, बहुत गंदा हूं मैं। अरे नन्ही बाबू नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नन्हे का? नन्ही बाबू होंगे कहीं। मैं देखता हूँ, आप तब तक बैठिए ना नाच घर में। मैं वहाँ पे क्या करूँगी? बंसी जी वो अरे सिंधु, भैया। नई दुल्हन कहाँ है? ऊपर बाग गोटी खेल रही है। तब तक जरा इनको बैठाना। हाँ जी, आप आइए मेरे साथ। आइए, चलिए ऊपर चलिए। नन्ही बाबू आप बैठिए नाच घर में, मैं खुद देखता हूँ उनको। हैं बैठिए। अगली के बहू को छिपा कर रखो, तुम देखो ना, पकड़ लूंगा। क्या? नन्हे बाबू कहाँ? हाँ? नन्हे बाबू कहाँ? नन्हे बाबू कहाँ? होंगे कहीं। वाह 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 वाह, होंगे कहीं। अरे नन्हे बाबू, आइए आइए, हमारे साथ बैठिए, शामिल होइए, आइए। अरे एक जाम हमारे हाथ का भी पी लीजिए। हाथ चलत नहीं सुनरी, रंग डाली, हाथ चलत नहीं। भूतनाथ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। हाँ बोलो ना। जो बातें मैं बोल नहीं सकती, वो सब मैंने इस खत में लिख दिया है। क्या लिखा है इस खत में? तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। हाथ चलत नहीं सुनरी, रंग डाली, हाथ चलत नहीं सुनरी, रंग डाली, हाथ चलत नहीं सुनरी। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें शक हो जाएगा। शक
हो जाएगा? मैं समझा नहीं। तुम पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। तुम इसे रख लो। आखिर ऐसा क्या लिखा है खत में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी एकांत जगह में जाकर पढ़ता हूं। भूतनाथ बाबू, एक आप ही हैं जिससे मैं अपने दिल का हाल बयां कर सकती हूँ। मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मगर मैं किसी और के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती। तुम नहीं जानते कि हवेली के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र में शामिल है नन्हीलाल, हाबुल दत्त और नाटू दत्त। ये हवेली को बर्बाद करना चाहते हैं। नन्हे बाबू को अपने बातों के जाल में फंसाकर उनके जाली दस्तखत ले लिए। उसके जरिए कभी भी हवेली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी बातें मैं तो नहीं कह सकती, ना ही तुम कह सकते हो, मगर आने वाले खतरे से उन्हें अवगत तो करा सकते हो, ताकि ये लोग इनसे बचकर रहे। आज तक तो सिर्फ शक था मुझे कि तुम्हारे भूतनाथ के बीच में कुछ है। हाँ, बताओ क्या है? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी तुम? हाँ? चिट्ठी किसको लिख रही थी? हाँ? और चिट्ठी में क्या लिखा था? बोलो, चिट्ठी में क्या लिखा? हाँ? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हाँ? तो क्या था वो? क्या था वो? बोलो। साले साहब, आपने तो हमको ये खत सुनाकर पसीना पसीना कर दिया है। अब ये जो बड़े लोग हैं ना, ये हमारी बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, हमको मुंह भी नहीं लगाएंगे। लेकिन बंसी, ये बात हम छोटी बहू को बता सकते हैं। अरे साले साहब, छोटी बहू को अपने नशे से फुर्सत नहीं है, वो हमारी बात सुन के क्या करेगी? लेकिन बताना अपना फर्ज है, किसी को तो बताना हमारा कर्तव्य है ना। एक छोटी बहू ही तो है, और किसको बताएंगे हम? साले साहब देखिए, जो होना है होके रहे। हमारा तो ये कहना है कि आप ही पचड़े में ना ही पड़िए, ना पड़िए। चिंता तो जहां मजली बाबू आ गए हैं। कौन? जी सरकार, मैं बंसी। इतनी रात हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सोए नहीं अब तक? सरकार, मैं बस जाने ही वाला था। जाओ। सुनो, ये छोटी बहू के कमरे में अभी तक बत्ती क्यों चल रही है? जी वो छोटी बहू रानी अभी तक जगी हुई है, तो हमने सोचा कि उनको कोई जरूरत पड़ जाएगी, इसीलिए हम जगे हुए थे। जाओ, सो जाओ। जी सरकार। छोटी बहू रानी, बस रहने दीजिए। देखिए काफी रात हो चुकी है। छोटी बहू रानी, चलिए चलिए सो जाइए। कहाँ ले जा रही है इसे? यहीं छोड़। और तो क्यों मेरे लिए सारी सारी रात जागी रहती है? हाँ,
जा जा जाकर सो जा जा। छोटी बहुरानी साले साहब आए हैं। अरे भूतनाथ, इतनी रात गए, क्या बात है रे? मैं बाहर हूँ। छोटी बहू, एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन आप तो बहुत नशे में हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं। एक बात बताओ, आजकल तो मुझे नशा चढ़ता ही नहीं है रे। देख, मैं तेरे साथ ठीक ठाक बात कर रही हूँ ना? तेरी बातों का जवाब दे रही हूँ कि नहीं? हाँ? चल बता, क्या बात है? ननीलाल की पत्नी ने खत लिखा है। उसमें उनका कहना है कि उनके पति ननीलाल और नाटू दत्त ने हवेली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। छोटी बहू, अगर ये अरे कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। तू परेशान क्यों होता है? हाँ, जब इन हवेली वालों को अपनी ही चिंता नहीं तो तू क्यों इतनी फिक्र करता है रे? लेकिन छोटी बहू, इस खत... कुछ नहीं होगा भूतनाथ, कुछ नहीं होगा। जा जा, तू भी जाकर सो जा। जा, लेकिन छोटी बहू, इसमें कहा ना जा। चल जा जा जा, सो जा जाकर। खुद की फिक्र नहीं, दूसरे के लिए अपना जी चलाता है। क्या बात है सुपवित्र बाबू, आप इस वक्त? हाँ, वो दरअसल माँ ने कहा था कि वापसी में सुविनय बाबू का हाल पूछता हूँ, तभी आ गया। कैसे हैं सुविनय बाबू? अभी तो सो रहे हैं, वैसे ठीक है। लेकिन तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। क्यों? मुझे क्या हुआ? कुछ थकी थकी सी लग रही है। वो शायद काम की वजह से। सच कहूं जबा, मैं चाहता हूं कि तुम रानी की तरह रहो। तुम्हें कभी कोई काम ही न करना, तुम्हारा सारा काम दासियां करें। मैं ऐसे सपने नहीं देखती। मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। एक बार शादी हो जाए, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ऐसी क्या देख रही? मैं सच कह रहा हूं। अब मैं एक सच कहूं? हाँ, कहो ना। सुपवित्र बाबू, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के सहारे जीना कोई अच्छी बात नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। आपके या मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। गुमसुम है आप। मैं आपको इस तरह चुपचाप नहीं देख सकती। मुस्कुराइए ना, ऐसे। आप क्यों नहीं मुस्कुराते? मुझे आप कैसे अच्छे लगते हैं पता है? ए छोटी, छड़ी लेके आ। छोटी, जूते लेके आ। छोटी बहू, मुझे जान बाजार जाना है। जान बाजार। छोड़िए। चलिए, मैं आपके लिए एक जाम बना देती हूँ। छोटी बहू, हमने तुमसे कहा था हम शराब नहीं पी। आज पी लेते हैं हम दोनों। इतनी पिएंगे कि हम नशे में चूर अपने सारे गम भुला देंगे। हाँ, लीजिए, पीजिए ना, थोड़ी सी तो पीजिए। छोटी, अच्छा,
फिर मैं पीऊं? हाँ? मैं पी लेती हूँ। हाँ? आप नहीं पी रहे तो मेरे कहने पर तुमने शराब पीना शुरू की? क्या मेरे कहने पर तुम शराब छोड़ दोगी? शराब छोड़ दे? आप कहेंगे तो छोड़ दूंगी मैं। हाँ, मैं शराब छोड़ दूंगी, लेकिन 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 कल से, लेकिन मैं कल से छोड़ दूंगी। हाँ, आज मैं आपके हिस्से का भी पी लेती हूँ। आप नहीं पी रहे तो गला सूख रहा है। हाँ, मैं आज पी लेती हूँ, आज खूब पीऊंगी। बड़ी माँ, क्या? कोई आपसे मिलने आई है। कौन? पता नहीं, कह रही है स्वर्णलता जी है। तू जा जल्दी से उन्हें अंदर ले आ। ठीक है बड़ी माँ। आओ बहन आओ। कैसी हो बहन? बस ठीक हूँ। कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। लगता है सपना। कैसे हो? सब कुछ सपना ही लगता है बहन। एक वो समय था जब ये हवेली और मेरा घर दोनों जैसे एक ही थे। बहुओं का आना जाना था, मर्दों का आपस में मिलना था, मगर दुश्मनी की दीवार ऐसे खींची कि दोनों परिवार अलग हो गए। छोड़ो इन बातों को। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ। अब बताओ तुम कैसी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक तुम इस हवेली में, जरूर कोई ऐसी वैसी बात है। तुमने ठीक समझा बहन। बेटे को समझाया कि इस दुश्मनी को त्याग दे, पर वो जरा भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, बस तुम्हारी याद आई। एक तुम ही हो जो बरसों से चली आई इस दुश्मनी को खत्म करा सकती हो। देखो बहन, मैं सचमुच चाहती हूँ कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? बहन, मजले बाबू तुम्हारे बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम उन्हें समझाओ तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। नहीं बहन, मैं मजले को अच्छी तरह जानती हूँ। वो आन के लिए अपनी जान दे देंगे, पर झुकेंगे नहीं। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आपने हमें याद किया? हाँ मजले, बैठो। आपके सामने बैठना आपकी इज्जत में गुस्ताखी होगी। बड़ों की इज्जत करना तो कोई तुमसे सीखे। ये हमारे खून में है बड़ी माँ। कहिए किस लिए बुला भेजा? मजले, तुम हमें बहुत मानते हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है बड़ी माँ। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? हुक्म कीजिए बड़ी माँ। तो बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को अब खत्म कर दो मजले। आप किस दुश्मनी की बात कर रही हैं बड़ी माँ? छेनी दत्त और तुम्हारे बीच की। छेनी दत्त? छेनी दत्त तो कब का मर चुका बड़ी माँ। पर दुश्मनी तो अभी भी चल रही है। सांप का बेटा सपोला अभी भी जिंदा है बड़ी माँ। मजले, इस दुश्मनी से कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान और बर्बादी के। दुश्मनी में नुकसान या बर्बादी का नहीं सोचा जाता बड़ी माँ, बल्कि अपनी आन बान और शान को जिंदा रखा जाता है।
क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको इस दुश्मनी को खत्म करने का ख्याल कैसे आया? स्वर्णलता मेरे पास आई थी। स्वर्णलता यानी छेनी दत्त की पत्नी? वो भी चाहती है कि दुश्मनी का जो बीज बरसों पहले बोया गया था उसे अब जड़ से खत्म कर दिया जाए, और इसी में दोनों खानदान की भलाई है। बड़ी माँ, बरसों पहले दुश्मनी के बोए जाने वाले बीज की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि इसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम चाहो तो ये मुमकिन हो सकता है। आप चाहते हैं कि हम झुक जाएं? नहीं मजले, मैं तुम्हें झुकने को नहीं कह रही। थोड़ा तुम बढ़ो, थोड़ा वो बढ़े। नहीं बड़ी माँ, ना। दुश्मनी के मैदान में दुश्मन से जंग लड़ी जाती है, दुश्मन से दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया जाता। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम हमें बहुत मानते हो। बहुत मानते हैं बड़ी माँ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इतनी इज्जत करते हैं कि इज्जत के तराजू के एक पलड़े में अगर आपको बिठाया जाए और दूसरे में ईश्वर को, तो आपका पलड़ा भारी रहेगा। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बड़ी माँ, लेकिन आपकी बात मानकर यह नहीं कर सकते कि हम अपने खानदान की नाक कटवा दें। आप हमसे जान मांगिए, हम आपको अपनी जान दे देंगे, लेकिन शान न मांगिएगा बड़ी माँ, वो नहीं दे पाएंगे। मजले तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़ाई में तुम दोनों भाई और नन्हे की जान भी जा सकती है, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बोलो? हम आपसे वादा करते हैं बड़ी माँ कि इस खानदानी और जाती दुश्मनी में चाहे हमारी जान चली जाए, मगर नन्हे की जान नहीं जाने देंगे। उसे कुछ नहीं होगा बड़ी माँ। हम इस दुश्मनी में नन्हे को नहीं घसीटेंगे, हम वादा करते हैं। चलते हैं बड़ी माँ। मधुसूदन, अरे लोचन, बंसी भैया, मधुसूदन, अरे बंसी भैया, सब कहाँ मर गए? क्या बात है इब्राहिम, ये हो चिल्ला रहे हो? गजब हो गया मधुसूदन। क्या हो गया? गजब हो गया। बंसी भैया कहाँ है? बंसी भैया तो नहीं है, कहीं काम से गए। बोलो क्या बात है, बोलो ना। मैं बोल अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मधुसूदन, मछली बाबू के पक्की के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया। हाँ मधुसूदन, मैं सच कह रहा हूँ मधुसूदन। ये तो बहुत मैं उसे बच्चे जैसा पाला था मधुसूदन, मेरा बच्चा था। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, एक एक पैसे का हिसाब लिख रखा है, अच्छी तरह देख लीजिए। एक बात और बतानी थी, अपना एक घोड़ा मर गया है। तो क्या हुआ, दूसरा घोड़ा आ जाएगा। एक घोड़ा मर गया तो क्या हुआ? विदु सरकार, तुम एक काम करो, एक ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। मगर कैसे? खजाने में तो फूटी कौड़ी तक नहीं बची। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो विदु सरकार? खजाने में फूटी कौड़ी नहीं बची? तुम कहोगे और हम मान लेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? सरकार, जो कुछ भी था खदान में घुस चुका है, और उससे अब तक 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई है। विदु सरकार, कोयला निकल रहा है खदान में से, और कोयला निकल रहा तो पैसा भी आ जाएगा।
और तुम देखना फिर से हमारे खजाने पैसों से भर जाएंगे। तुम बस एक काम करो, तुम ऊंची नस्ल का घोड़ा देख कर आओ, हम खुद जाएंगे उसे चुनने। भगवान करे ऐसा ही हो। नस्ल विदु सरकार, नस्ल होनी चाहिए। ऊंची नस्ल असली चीज है। मैं चलता हूँ सरकार। असली बात नस्ल में है। ऊंची नस्ल ही असली चीज है। पंकज, ये लोग ऐसा बैठा है जैसे मेरा घेराव किया सब मिलके। देख देखिए बंसी भैया, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं कल पक्का काम छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब तू कभी वापस नहीं आने वाला? एकदम नहीं आएंगे। और क्या करेगा भैया? 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली इन लोगों को, या कभी को नहीं मिली है। अब ऐसे में क्या करेगा कोई? अपने बाल बच्चों को भूखा तो नहीं मारेगा? सुनो मधुसूदन, सुनिए बंसी भैया, सब हमारी तरह नहीं है। अब बात क्यों नहीं समझते? हम खूब समझते हैं, समझे? थोड़ा तुम लोगों को पैसा नहीं मिला तो तुम सब हाथ खड़ा कर दिए। अरे तुम लोगों का बाप दादा भी इसी हवेली में चाकरी किया है, थोड़ा धीरज रखो। बंसी भैया, हम लोग नमक हराम नहीं है। कब तक हम अपने बाल बच्चों को ठीक रखें? अच्छा सुनो, ये बात नमक हरामी का नहीं है। अभी अभी कोयला का काम शुरू हुआ है, खदान नया नया चालू हुआ है, कोयला भर भरा के वहां से निकलेगा, फिर पैसा लोगे ना। अरे छोड़ो छोड़ो, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। हाँ ठीक है, तो तुम लोगों ने ये तय कर लिया है कि तुम सब काम छोड़ के चले जाओ? हाँ एकदम तय कर लिया। अच्छा एक बात का जवाब दो, तुम लोगों ने मजले बाबू को जाके बोला है ये बात? मेरा तो हिम्मत नहीं होता है। तो लो, जब हिम्मत नहीं होता तो कैसे जाएगा? कैसे है? चल जा, जाके काम कर जा। चलो चलो भैया, चलो चल। फालतू बात करता है आओ लोचन भैया, चलो। लोचन भैया भी कहावत सुना रहे हैं, 9 मन तेल और राधा। अब सुविनय बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे? सो रहे, जगा दूं? नहीं नहीं, सो रहे हैं तो सोने दो। बहुत दिन बाद आए, काम में व्यस्त है? हाँ, वो काम में व्यस्त था। कुछ हवेली की परेशानियां ऐसी आ गई हैं, छोटी नई नौकरी भी लगी है ना, तो उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां सर पर दे रखी है कि मैं चाहकर भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, सुविनय बाबू के यहाँ मिल नहीं पा रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारी खबर बीच में सुपवित्र बाबू मिले थे तो पूछी थी। मैंने उनसे पूछा था तुम्हारे बारे में, तुम कैसी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल बहुत गुस्से में रहती हो। ओह, तो तुम्हें आजकल मेरे बारे में सुपवित्र बाबू से पूछना पड़ता है? हाँ? नहीं, नहीं नहीं, वो मिले थे तो मैंने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने, बिल्कुल सही किया। एक सुपवित्र बाबू ही तो है जो हमेशा मेरी पूछताछ करते रहते हैं। अब मेरे बारे में उनसे अच्छा कौन जान सकता है? उन्हें तो जानना ही होगा, जानना तो पड़ेगा उन्हें, क्योंकि आखिर वे तुम्हारे होने वाले पति हैं। हाँ हाँ, वो तो जान ही जाएंगे। कितने पढ़े लिखे इंसान है वो, एमए पास है, वकालत भी की है और बहुत समझदार भी है। बिना कहीं हर कुछ समझ जाते हैं और भावुक भी है। पता है, जिस तरह मैं तुमसे बात करती हूँ अगर उनसे करती तो पता नहीं आज तक वो क्या करते। एक बार मैंने उनसे गुस्से से बात की और उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। और पता है, फिर मुझे उन्हें बुलाना पड़ा। सुपवित्र बाबू, आप इतने दिन से आए क्यों नहीं? इस तरह पागलपन करके क्या इस संसार में जिया जा सकता है? दुख सहना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, यही तो जीवन है। जिंदगी सुंदर भी है और कठोर भी। इस तरह जी खराब करके कैसे चलेगा?
और फिर आप तो मर्द हैं। और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कितने महान है वो। अब तुम ही बताओ, सुपवित्र बाबू से अच्छा पति मुझे और कहाँ मिल सकता है? तुम्हारी बातों से सुपवित्र बाबू को तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें आज तक जानकर भी जान नहीं पाया। चलता हूं। डॉक्टर बाबू, हम उठ पाएंगे ना? कैसी बात कर रहे हैं छोटे बाबू? भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही दौड़ भाग सकेंगे आप। बंसी जी, छोटे बाबू की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कहीं शराब तो नहीं पीते? नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, अब तो वो फूले से भी नहीं छूते हैं। वैसे डॉक्टर बाबू, हमारे छोटे बाबू की बीमारी क्या है? इनकी हथौड़ियों में घाव जैसा कुछ हो गया है। हे भगवान! और ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसे कर्कट रोग कहते हैं। डॉक्टर बाबू, हमारे छोटे बाबू को अच्छी दवाई दी है ना आपने? अब दवा की नहीं बंसी, इन्हें दुआ और प्रार्थना की जरूरत है। हे भगवान, हमारे छोटे बाबू को कैसी बीमारी दे दी है। डॉक्टर बाबू, अब कैसे है ये? घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ। अच्छा जी। फिर आ जाऊंगा देखने। जी ठीक है। नमस्कार। हे यशोदालाल। जी कहिए। हमें खुशी है कि आज तूने शराब नहीं पी। आपसे कल वादा किया था ना, अब हम शराब नहीं छुएंगे। छोटे बाबू, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हैं? ये तो चमत्कार हो गया। और उसने चाहा तो एक और चमत्कार हो जाएगा। देखो, मैं स्नान करना चाहता हूँ, तुम पूजा का प्रबंध करो। जी अच्छा, अभी करती हूँ। अरे नन्हे, आओ आओ, क्या बात है? चाचा, आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना? अरे भाई, हम तुमसे क्यों नाराज होने लगे भला? हाँ? सुना है नौकर भी घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ वही, बैठो। वो कुछ तनख्वाह वगैरह की परेशानी है। चाचा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस थोड़े दिन की बात है। एक बार हमारा खदान का काम चल गया ना, फिर ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ नन्हे, हमें भी ऐसा ही लगता है कि एक बार खदान का काम शुरू हो जाए, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम बस खदान की तरफ ध्यान दिया करो, बाकी सब संभाल लेंगे। क्योंकि कारोबार नया है, पहली बार कदम रख रहे हैं, तजुर्बा नहीं है, तो ध्यान दिया करो बस। जी चाचा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। चारू कैसी है? चारू ठीक है। खुश रखने की कोशिश करो ऐसे वक्त में, और ध्यान दिया करो उसकी तरफ। बड़ा नाजुक वक्त है, हवेली में जितना हो सके ज्यादा वक्त गुजारा करो। चाचा, मैं खदान के काम के अलावा तो हवेली में ही रहता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं चलता हूँ। अच्छा चाचा, मधुसूदन से पता चला कि हमारा एक घोड़ा मर गया है। हाँ, वो
यासीन वाली बग्घी का घोड़ा। वैसे परेशान है हम, दूसरा घोड़ा भी अभी खरीदने के। अब कहते हैं कि जानवर मर जाए तो अशुभ होता है। अरे चाचा, ये सब पुरानी बातें हैं। वैसे भी मैं जल्दी तो शाम को घर आ जाता हूँ, और जब तक नया घोड़ा हमारे पास नहीं आता तो आप मियाँ जान को ले जाया करिए। वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़े बाबा हैं, उन्होंने आपके लिए ताबीज भेजा है। अरे भाई, हमें क्या हुआ है? यशोदा दुलाल की कृपा से हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप रात रात भर बाहर रहते हैं, मुझे डर ही लगा रहता है। ये ताबीज आपकी रक्षा करेगा। छोटी बहू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज तक हमने कभी भगवान की पूजा तक नहीं की है, तो ये बेकार की ताबीज हम क्यों पहनेंगे? आज तक आपने मुझे जो भी कहा है सो मैंने किया है, और आपने मेरी हर बात टाली है। आज तो मत टालिए, मान जाइए। लाइए, मैं आपको पहना देती हूँ। भगवान, ये सब मेरे पापों की सजा है। बहुत पाप हुए हमसे। सबसे बड़ा पाप तो हमसे ये हुआ है कि हमने छोटी बहू को शराब की लत लगा दी। बस हमें इतनी जिंदगी दे दे कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। हे यशोदा दुलाल, जिस इंसान ने कभी आपका नाम तक नहीं लिया, आज वो आपके चरणों में बैठा है। इन्हें जल्दी ठीक कर दें। मेरे सुहाग की रक्षा करना। इनके सारे दुख मुझे दे देना। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, पहचाना नहीं? मैं कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले आपके पास कपड़े सिलाने आया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अरे तैयार। मास्टर जी, अगर मैं और दिनों के बाद आता तो भूल ही जाते मुझे। ये लीजिए आपका पैंट और बुशर्ट। मैं यहाँ पहनकर नहीं नहीं नहीं, इसे घर जाकर पहनना। ठीक है मास्टर जी, ये मुझ पर कैसे लगेगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? अरे आप इसे पहनकर बिल्कुल साहब लगेंगे, साहब। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे? हाँ हाँ, पैसे कितने हुए? 3 1 2 3। आप मुस्कुराते नहीं हैं? मुस्कुराओ ना, अच्छे लगेंगे। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है मास्टर जी। मैं चलता हूँ, शुक्रिया। हे यशोदा दुलाल, ये मुझे क्या हो रहा है? शाम होते ही है अकेलापन मुझे खाने आ जाता है। क्या करूं? मुझे कहीं लत तो नहीं लग गई? उतना ठीक ही कहता था। नहीं नहीं, मैंने वादा किया है, मैं नहीं पीऊंगी। अगर तूने मेरे स्वामी को मेरे पास सकुशल वापस लौटा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगी। लेकिन क्या करूं? ये अजीब तड़प सी क्यों उठ रही है? बस आज पी लेती हूँ, फिर अपने वादे पर चली जाऊंगी। कल से छोड़ दूंगी। हाँ,
चल पाएंगे आप? चल पाएंगे आप? चल के दिखाऊं? दिखाइए जरा। देखो। हाँ ना क्या देख रहे, मुझे देखो। अच्छा नहीं लग रहा हो ना? नहीं लग रहा हो ना? नहीं साले साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? छोटी बहू रानी देखेगी ना आपको तो गदगद हो जाएगी। गदगद हो जाएगी। एक बार और चल के दिखाइए। जरा सामने से हट। आइए ना, हम भी साथ साथ चलेंगे। आइए। वाह साले साहब। ये देखो, ये है ये। अरे तो फांसी का फंदा लगता है। अरे फांसी का फंदा नहीं, इसे अंग्रेजी में कुछ सस्पेंडर ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसे नहीं, कुछ पहनते हैं, इस तरह से पहनते हैं। ये टोपी टोपी पहन। हाँ साले साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ। हमारा तो ये लो। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छे लग रहे हो। देखो देखो देखो। बंसी तुम तो एकदम लाडसाब लग रहे हो। चेहरा बदल गया साले साहब। बिल्कुल चेहरा बदल गया हमारा। छोटी बहू, छोटी बहू, अरे भूतनाथ, ये क्या? हाँ? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे अभी जाकर बदलता हूँ। अपनी धोती और अपना कुर्ता ही अच्छा है। नहीं नहीं रे, बहुत सुंदर लग रहा है तू। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये ले, काला टीका लगा देती हूँ। तुम यहाँ क्यों आया? जो जमीन आपने गांव में खरीद रखी है, अगर उसका आप पैसा नहीं दिया तो मालिक उसका जमीन कब्जा कर लेगा। अरे उसके बाप का राज है क्या? और तू यहाँ खुद क्यों आया है? ये बात मुझे चिट्ठी में लिखकर भिजवा दिया होता। अगर हवेली में किसी ने देख लिया तो ऐसे ही शक हो जाएगा। अब तू जा और जाकर कह दे, जितनी जल्दी हो सकेगा बयाने लेकर मैं खुद आऊंगा। समझा? चल चल निकल यहाँ से। बंसी, ये सब क्या हो रहा था? साले साहब, एक नंबर का बेईमान है ये विधु सरकार। मगर बाबू लोगों की तो समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको इसका कांड बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या? आपको पता नहीं है ये हवेली का इतना पैसा मारा है, इतना पैसा मारा है, और मार मार के वहाँ गांव में बहुत बड़ा जगह जमीन बनाया है। बहुत बेईमान है, बेईमान है एक नंबर का। क्या कह रहे हो तुम बंसी? तो ये सब तुम मजले बाबू को क्यों नहीं बताते? मेरी क्या औकात है साले साहब, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। और हम क्या, पूरे हवेली में सारे ही लोग जानते हैं कि विधु सरकार कैसा आदमी है। लेकिन सबके मुंह में ताला है, सो मेरे मुंह में भी ताला है। जब साहब लोगों की समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये ठीक नहीं हो रहा है हवेली में बंसी। अरे ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा है साले साहब। छोड़िए, सोच के क्या करेंगे। आप भी तैयार हो गए हैं काम पे जाने के लिए, जाइए। अब तो इधर आना बेकार है। न मजले बाबू की महफिल बैठती है, न शराब न शबाब। बिल्कुल ठीक कहा भैरव बाबू आपने। अरे यहाँ आने से अपने समय की बर्बादी करना है। पहले जैसी बात तो रही नहीं। हमें तो लगता है कि कोई दूसरा ठिकाना खोजना होगा। अरे आप सब लोग यहाँ बैठकर गपशप मार रहे हैं और वहाँ मजले बाबू आप सबको बुला रहे हैं। चलिए जल्दी। चलो
क्या हुआ साले साहब? अरे एक रुक। धोती अच्छी मगर साले साहब आप तो कल ये पतलून पहन के बहुत अच्छा से चल के हमको दिखा रहे थे। वो तो चल रहा था ना, इस पे तो बैठने के लिए तकलीफ तो होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा दिन पहन के चलाइएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है? मगर एक बात बोलूं, हमको बहुत शौक है इसको चलाने का। चलाओगे? मेरा शौक आप ही पूरा कर सकते अभी हैं। चलाओगे? चला। अभी नहीं, अभी आप बहुत मुश्किल से बैठे हैं। अभी नहीं, सुनिए, सिखाइएगा जरूर। अब मुझे जाने दो। पक्का? पक्का? हाँ पक्का। धक्का मारो। रुकिए। जीजा जी। जीजा जी, आप है कहाँ इतने दिन? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप तो कहीं मतलब पता ही नहीं आपका चल रहा। क्या होलिया बना लिया है आपने भाई साहब? इधर बैठते। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहा। जीजा जी नई नौकरी लगी है ना, अच्छा उसका पहनावा है। आप कैसे हैं? और कहाँ हैं आप इतने दिन? यहाँ वहाँ रहा भाई साहब। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सुवेने बाबू की वजह से मुझे नई नौकरी मिली है रूपचंद जी के यहाँ पर। अच्छा, हाँ। क्या काम होता है वहाँ? वहाँ पर इमारतों का काम होता है। मुझे ईंट, चूना, रेत इन सब का हिसाब रखना पड़ता है। मजदूरों पर निगरानी रखनी पड़ती है, वगैरह। साइकिल भी दी है मुझे। हाँ। अच्छा है भाई साहब, आप दोबारा काम पे लग गए। जीजा जी, आपकी याद बहुत आती थी। आप नहीं थे तो बहुत खाली खाली सा लग रहा था। आप थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सर पे किसी का साया है, किसी का हाथ है। अभी बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। अकेला? भाई साहब, इस संसार में हम सब अकेले हैं। सब अपने लिए जीते हैं, कोई किसी का नहीं। फिर भी सगे संबंधी अपने पराये होते हैं ना? हाँ, होते हैं, लेकिन सब दिखावा है भाई साहब। दिखावा वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मुक्ति कहाँ? मुक्ति है ना, मुक्ति बम और पिस्तौल से मिलेगी भाई साहब। जिंदगी की लड़ाई बहुत कठिन है, और मुझे मालूम है भाई साहब, एक दिन आपको भी इसी रास्ते पे चलना होगा। ये आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती। हाँ, आपके संस्था से कुछ क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए थे चंदा मांगने के लिए, लेकिन इन बाबुओं ने चंदा देने से मना किया। हाँ, वो लोग यहाँ गलती से आ गए थे भाई साहब। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये किसी बदलाव या आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते भाई साहब। ये चीजें तो सिर्फ हमारे हिस्से हैं, और हमें फख्र है इस बात पे। दान, शुद्धि, सत्य, अहिंसा, यही तो जीवन है भाई साहब। और जो इसमें लीन है, वो ईश्वर में लीन है। जीजा जी, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम है भाई साहब, इन बातों से आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, यही तो जीवन का सत्य है भाई साहब। चलो भाई साहब, आप भी निकलिए, आपको काम पर जाने की देरी हो रही है। नहीं, बैठो। नहीं जीजा जी, मुझे बहुत जल्दी है। मुझे कुछ किताबें लेनी है, फिर मैं चला जाऊँ। नहीं जीजा जी, मैं दफ्तर से चाहिए तो जल्दी आ जाता हूँ। नहीं भाई साहब, मुझे बहुत जल्दी है। तो अब मुलाकात कब होगी? मैं बेलूर रहूंगा अभी तो 4 दिन के लिए। मिलना हो तो वहीं आ जाना भाई साहब। उसके बाद कहाँ जाऊंगा कुछ पता नहीं। चलता हूँ। एक मिनट। कल्याण। जीजा जी में कितना बदलाव आ गया है। लगता है इन्होंने कोई शक्ति ग्रहण कर ली है। जरूर इन्हें जिंदगी जीने का मंत्र मिल गया है, तभी इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं।
लोचन, लोचन, सरकार। कहाँ मर गया था? इब्राहिम से हमने कहा था बग्घी निकालने के लिए, उसका क्या हुआ? सरकार, वो इब्राहिम कह रहा था कि 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया है और एक बीमार है, और विदु जी ने और किसी घोड़े का तो इंतजाम किया नहीं। ठीक है, ठीक है, उसे कहो कि नन्हे की बग्घी निकाले। सरकार, हम आपसे एक और बात कहना चाहते थे। वो वीरज सिंह यहाँ की नौकरी छोड़ के चला गया है। वीरज सिंह नौकरी छोड़ के चला गया? हमें बगैर बताए? जी, वो कहता था कि उसे कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और पैसों के बगैर वो अपने बाल बच्चों को खिलाएगा क्या? ठीक है, तू जा और इब्राहिम से कहे कि बग्घी निकाले। जी सरकार। कितनी शर्म की बात है। जिसका सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहता था, आज शर्म के मारे झुका हुआ है। कितनी बुरी बात है। अरे नाटू, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन लोगों की जो है बग्घी का एक घोड़ा मारा गया है। सही है। अरे भाई सही है। और ये ही नहीं, बल्कि दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इब्राहिम, हमारी बंदूक कहाँ है? हुजूर, बंदूक नहीं लाए। नाटो, जबान को लगाम दे, वरना एक बात हमेशा याद रखना नाटो, कि तेरा बाप मरते मरते मर गया लेकिन हमारा सामना नहीं कर पाया। ये तेरी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास आज बंदूक नहीं है। आइंदा हमारा सामना करने की जरूरत न करना, वरना चलो चलो। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लेकिन मैंने भी अगर तेरे सारे बल ना खोल दिए तो मेरा नाम भी नाटू तक नहीं। आपने बुलाया सरकार? हाँ विदु सरकार, आओ। सरकार। विदु सरकार, हमारा घोड़ा मरा है। ये बात हवेली के अंदर थी, बाहर कैसे गई? सरकार, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये बात मैंने अपनी जबान से बाहर के किसी भी आदमी को नहीं बताई। बात घोड़े के मरने की नहीं है विदु सरकार, बात हमारी इज्जत की है। बाहर ये खबर फैल चुकी है कि हमारे पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये बात बाहर कौन फैला सकता है भला? अगर हमें पता होता तो अब तक हम उसके जिस्म से खाल अलग कर चुके होते विदु सरकार। उस कमीने को हम छोड़ेंगे नहीं। पता करो वो कौन है। जी सरकार। ये हमें लगता है कि हमारी बात कोई छुप छुप कर सुनता है और यह खबर बाहर फैलाता है। कौन हो सकता है विदु सरकार? ऐसा कैसे हो सकता है सरकार? पता करो विदु सरकार, वो नमक हराम कौन है। जी सरकार। कौन हो सकता है जो हमारी हवेली की खबर बाहर फैलाता है? कौन है वो गद्दार? उसे हम जमीन में गाड़ देंगे।